जो लास्ट टाइम पढ़ा था दैट वाज ह्यूमन का जो फिजिकल पैटर्न्स हैं या फिजिकल इंसान के जो कंपोनेंट्स हैं या फिजिकल हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें बॉडी पार्ट्स दिए हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, क्योंकि HCI इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, व्हाट इज इट? ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, C फॉर कंप्यूटर एंड I फॉर इंटरेक्शन। तो हमारा जो कोर्स है ना वो डिवाइडेड भी इसी तरह ही है, फर्स्ट पार्ट फॉर ह्यूमन, second part for computers and third part for interactions। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दैट इज फॉर ह्यूमंस, वो हमने उसका एक पार्ट पिछले लेक्चर में देखा था, उसका दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इंसान जो है वो क्या है, जो विजुअल सिस्टम है इंसान का, इंसानी आंख का, या जैसे विजुअली हम विजुअल का ताल्लुक है वो इंसान की आंख के साथ है, जिस तरह से हम उससे देखते हैं वो सारा प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और वो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने अपने मैट्रिक में या आईसीएस, सॉरी आईसीएस कह रही हूँ, एफएससी में आपने जरूर ये चीजें देखी हुई होंगी। बस दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप। तो जो इंसानी विजुअल सिस्टम है वो मूवमेंट और ल्यूमिनेंस की जो चेंजेस हैं उससे जो है ना इंसान जो है ना परसीव करता है इंफॉर्मेशन को, कि हाउ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एंड हाउ ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनेट। ठीक है, किस तरह से उसके ऊपर, आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमें एक्चुअली नजर किस तरह आता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उधर से रिफ्लेक्ट करती है, तो उसका इमेज जो है वो हमारे दिमाग में आता है। और वो बनता वैसे कैसे है, पहले उल्टा बनता है, फिर क्या बनता है, अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि वो उसको प्रोसेस करके सीधा किया जाता है। तो और जो ऑप्टिकल इल्यूजन है वो भी पिछले लेक्चर में था थोड़ा सा, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, नजर का धोखा। ठीक है, कि जो नजर का धोखा है वो नॉर्मली किस तरह क्रिएट किया जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जब हम ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं कि हम किसी चीज को ठीक से जिस तरह परसीव करना चाहिए उस तरह परसीव नहीं कर पाते, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग को एक धोखा होता है। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन। और ये आपने बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो हैं वो देखे भी होंगे इंटरनेट पे, बड़े जबरदस्त जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन्स की एग्जाम्पल्स मौजूद भी हैं। अब ब्राइटनेस का क्या ताल्लुक है? ब्राइटनेस का ताल्लुक है कि आपकी जो रिएक्शंस हैं, आपका जो ब्राइटनेस का ताल्लुक है वो किसके साथ है, लेवल ऑफ लाइट के साथ, कि आपका जो लाइट का लेवल है वो किस तरह से जो है ना वो आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आप जो है ना उसको परसीव करते हैं। ये जो है ना ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनेंस से इसका ताल्लुक है। ल्यूमिनेंस इज द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि आपका जो ल्यूमिनेंस का ताल्लुक किसके साथ है, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट है उसने ऑब्जेक्ट पे पड़ना है और उधर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आना है। तो जिस हिसाब से अमाउंट ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट एमिट करता है उस हिसाब से जो ल्यूमिनेंस का एक क्राइटेरिया है वो डेवलप होता है। और जो ल्यूमिनेंस किसी भी और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर है वो किसी ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो गिर रही है, और दूसरा अब ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमारा मटेरियल है वो किस हिसाब से जो है ना उस लाइट को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। कुछ जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको पता है ना, जैसे प्लास्टिक है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि जो ल्यूमिनेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करिए, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट गिर रही है, और दूसरा वो जो मटेरियल है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से, उसकी क्या रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, वो किस लाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज अबाउट ब्राइटनेस। एंड ब्राइटनेस का एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखें, हमने उसमें भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कि उसमें क्या होती हैं, आपके पास कोन्स होती हैं और आपके पास रॉड्स होते हैं। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, ये भी इंसानी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वो दो फिनोमेना जो है वो बनाए हुए हैं, कि अगर क्या है आपकी जो फोविया है, फोविया रेटिना के ऊपर आपको पता है अल्लाह ताला ने एक चीज क्रिएट की है जिसके अंदर डिप्रेशन होता है, और वो जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो जो विजुअल एक्यूटी है वहां पे लार्ज होती है। तो जब आपके पास डिम लाइट होती है तो क्या होता है कि आपका जो ये है रॉड्स हैं वो कम इनटू द पिक्चर। और जब हमारे पास आपकी बिल्कुल जिसे कहते हैं लो लाइट है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो है ना ये सारे ये वाले जो आपके लो सॉरी रॉड्स हैं जो फोबिया के, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि अगर नॉर्मल लाइटिंग हो तो अल्लाह ताला का निजाम है कि जो कोन्स हैं वो उसका जो है ना वो काम शुरू हो जाता है। देन
आप कलर की अगर बात करें तो आप लोग पढ़ के आए हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ के आए हैं, या कुछ लोग अभी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपको पता है इट्स अ गेम ऑफ कलर्स। उसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि बेसिकली आपके आरजीबी कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, एंड देन उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि एक ह्यू होती है, एक इंटेंसिटी होता है, एक सेचुरेशन होता है। उसमें भी जस्ट आपको उसको में भी बताया होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप, है कि ह्यू क्या है। ह्यू इज एक्चुअली कलर। कलर का जो मेन फ्लेवर है वो ह्यू से बनता है। कि हम रेड को रेड कहते हैं, तो वो रेड क्या है, वो रेड इज दैट ह्यू। और ह्यू इज बेसिकली व्हाट, इट्स द स्पेक्ट्रल वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। और जो ब्लू है उसकी जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ग्रीन की मीडियम होती है, और जो रेड होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जो स्पेक्ट्रल वेवलेंथ होती है, जिससे आपका ह्यू जो है वो क्रिएट होता है। एंड इंटेंसिटी इज व्हाट, कलर ब्राइटनेस, कि वो जो कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ब्राइट है, और कलर आपका कितना ब्राइट है। सिचुएशन इज, आपको पता है कि व्हाइट का जो व्हाइट कलर जो है वो पार्ट होता है आपके किसी भी कलर का, तो सिचुएशन इज कि आपकी जो व्हाइटनेस है किसी भी कलर के अंदर वो कितनी है, सिचुएटेड कितना है वो कलर। तो इस तरह से जो है आपके आपकी यही इसी को आरजीबी कलर्स को आपको पता है बेसिक इन कलर से, और इनकी इंटेंसिटी, इनकी सेचुरेशन, इनकी ये जो इसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, इससे मिलके आपके 7 मिलियन डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हम परसीव करते हैं। इंसानी आंख जो है वो इतने कलर्स परसीव करती है। और जो कोन्स हैं, आपको पता है रॉड्स और कोन्स में जो कोन्स हैं वो क्या होते हैं, वो कलर सेंसिटिव होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, वो इसके अंदर जो है ना वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यहाँ पे बात लिखी हुई है कि 8% मेल्स एंड 1% ऑफ द फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड, एक आम अंदाजे के मुताबिक। और एक और चीज देखें कि लास्ट टाइम भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जो आपकी फीमेल, जो हमारी फीमेल्स होती हैं ना, वो ज्यादा कलर्स को लेके हमें ज्यादा शेड्स पता होते हैं, ये लाइट ब्लू, तो ये डार्क ब्लू, तो ये बेबी पिंक, और ये शॉकिंग पिंक, और ये डस्टी पिंक, और ये रोज पिंक, और ये टी पिंक, और पता नहीं क्या क्या हम कर रहे होते हैं। जबकि अगर आप अपने भाइयों को या अपने कजन वगैरह, मेल कजन वगैरह को देखें ना, तो जो जेंट्स होते हैं ना, जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो है ना वो कुदरती तौर पे ये चीज नहीं है, उन्हें पिंक पिंक ही लग रहा होता है, बल्कि पिंक रेड लग रहा होता है। ग्रीन भी जो है ना वो सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही है, ब्राउन ब्राउन ही है, ब्लैक ब्लैक ही है। मगर हम क्या है, जेट ब्लैक, तो पता नहीं ग्रे ब्लैक, तो पता नहीं क्या जो है ना, हम कौन कौन से शेड बना रहे होते हैं। तो ये हम बाय मतलब बाय डिफॉल्ट फीमेल्स जो है ना वो ब्लेस्ड होती हैं कि उनको ना मुख्तलिफ शेड्स जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं, मगर बंदे जो है ना वो नहीं कर सकते। ये दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये उन बेचारों का कसूर नहीं है। अब आपने इस बात को ना अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल इल्यूजन्स की। इट्स अ ट्रिक ऑफ द ब्रेन, ओ माय गॉड, इट्स अ ट्रिक, इट्स अ सिंपली ट्रिक टू द ब्रेन, जिसमें आपको चीजें उस तरह नजर आती हैं जो असल में हो सकता है वो ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो अगर इसको आप इस वाले ये जो आपका एक लिखा हुआ है यूनिट लिखा हुआ है, अगर इस यूनिट को अकेले देखें तो कुछ लोगों को ये बी लग रहा होगा और कुछ लोगों को ये 13 लग रहा होगा, किसी को 13 लग रहा है, किसी को बी लग रहा है। अच्छा, अब ये दूसरे इमेज पे आए जरा, ये दूसरा दूसरा वाला जो है इधर ये। अब देखें, ये कॉन्टेक्स्ट वाइज डिपेंड करता है। अगर आप इसको वर्टिकल पढ़ेंगे तो ऊपर के कॉन्टेक्स्ट के साथ हमने रिलेट किया कि यार ऊपर ए है तो फिर ये बी बनता है। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे तो यहाँ पे 12 के साथ लिखा हुआ है तो आपको लगेगा ये 13 है ना। देखा है आपने एक चीज, कि फिर कॉन्टेक्स्ट वाइज आपने अपने दिमाग को जो है ना तसल्ली दी है कि नहीं यार, ये अगर वर्टिकली पढ़ो तो ये बी बनता है, और अगर हॉरिजॉन्टली पढ़ो तो ये 13 बनता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स की एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स के ना नाम रखे थे, ठीक है। तो उन्हीं के नामों के ऊपर उन ऑप्टिकल इल्यूजन्स का नाम भी आ गया। पहला ऑप्टिकल इल्यूजन दिया था मिलर लेयर, लेयर समथिंग, मुलर लेयर, इतना मुश्किल सा नाम है इसका कोई। तो ये 1857 में, सॉरी, और ये बंदा था जो कि 1857 में पैदा हुआ, 1916 में फोर्थ हो गया, और उसने 1889 में जो है वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, ठीक है। उसने जो है वो क्या कहा था कि ये एक इल्यूजन होता है, जिसमें क्या है कि ये जो लाइंस देख रहे हैं आप, ऊपर टॉप और बॉटम वाली फर्स्ट 2 लाइंस देखें, हमें ऐसे लगता है इन दोनों लाइंस को देख के कि जैसे ये दोनों लाइंस का साइज जो है ना वो डिफरेंट है। बट ये एक इल्यूजन है। असल में क्या है, ये दोनों लाइनें बिल्कुल सेम है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, हर चीज सेम है। सिर्फ ये इल्यूजन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इनके एरो हेड्स की वजह से।
ऊपर वाला एरो हेड जो है वो कनकेव एज है और नीचे वाले बीच वाले का जो है वो कन्वेक्स एज है। तो उसमें क्या है कि ऊपर वाला देखें आप लोग, ऊपर वाला जो है वो कनकेव है और नीचे वाला जो है वो कन्वेक्स है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी लेंथ में जो है ना वो फर्क है। तो ये हालांकि दोनों लाइनें बिल्कुल सेम है, इनकी कोई लेंथ में जो है ना वो फर्क नहीं है। इसी तरह से इसको देखें आप, ये इसी मिलर ये लेयर की इल्यूजन के ऊपर वॉल्स को देखें। ये एक वॉल, ये वाला पार्ट देखें और ये वाला पार्ट देखें, ये बिल्कुल वही वाला कनकेव और कन्वेक्स की जो है ना एजेस वाला सिर्फ इल्यूजन है। ऐसे लगता है कि जैसे ये वाली वॉल जो है ये बड़ी है और वो वाली वॉल छोटी है, बल्कि असल में है क्या, ये दोनों वॉल्स की जो लेंथ है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, सिर्फ ये इल्यूजन की वजह से लग रहा है कि जैसे पता नहीं एक वॉल बड़ी होगी और एक वॉल छोटी हो गई है। ठीक है, अगला इल्यूजन दिया था पोंजो साहब ने। पोंजो, मारियो पोंजो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 1913 में जो है ये थ्योरी पेश की थी कि हमें ऐसे लगता है कि साइज जो है ना वो बिल्कुल भी डिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो रिलायबली आप उसको रिलेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये दोनों ब्लॉक्स जो है ना, ये ब्लू ब्लू, ये दोनों ब्लॉक्स अगर इनको इकट्ठा करो ना, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है। जबकि हमें ऐसे क्या लग रहा है कि शायद ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो बड़ा है और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो छोटा है। ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो डिस्टेंस पे पड़ा है, तो हमें वो लग रहा है कि वो बिल्कुल वो लेडर के ऊपर जो है वो अलाइन हो गया, तो इस वजह से शायद वो बड़ा है, और जबकि ये जो है वो शायद छोटा है। जबकि असल में इन दोनों को इकट्ठा करके देखें तो दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। इसी तरह से अगर ये वाला देखें पोंजो इल्यूजन को, यहाँ पे भी पोंजो इल्यूजन यहाँ पे भी देखें जरा आप, हालांकि ये लाइनें सारी सेम है, मगर क्या हो रहा है, उधर ऊपर टॉप पे जाएं ट्रेल पे, यानी कि ये जो आपका ट्रैफिक कह रही हूँ, ये जो आपका ट्रेन का ये ट्रैक है, इस पे देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे कुछ लाइनें छोटी हैं और कुछ लाइनें जो हैं वो बड़ी हैं। तो ये ना, ये आंख का धोखा है, ये नजर का धोखा है, ये जो हो रहा है आपको। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा इल्यूजन है प्रूफ रीडर्स इल्यूजन। अब ये देखें, इसको जरा जल्दी से पढ़ें, बड़े मजे की चीज है ये। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। कितने लोग हैं जिन्होंने द मिस किया है? ये दो द हैं। मैक्सिमम लोगों ने इसको यूं ही पढ़ा होना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये देखें कि असल में द जो है वो दो हैं, द दो हैं। मोस्ट पीपल रीडिंग दिस रैपिडली विल रीड इट करेक्टली। ठीक है, ऑल्दो क्लोजर इंस्पेक्शन शोज दैट द वर्ड द इज रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड लाइन। कि क्लोजर लाइन उसमें देखें तो जो द है वो सेकंड एंड थर्ड लाइन में जो है वो रिपीट हुआ हुआ है, जिसको हमने देखा ही नहीं। रीडिंग, हियरिंग, टच, थिंकिंग। हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे सुन नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, है ना। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो अल्लाह ताला ने कौन कौन से सेंसेस से नवाजा हुआ है? वी कैन ईट, वी कैन रीड, वी कैन टच, वी कैन थिंक एंड सो मेनी अदर कैपेबिलिटीज। ठीक हो गया, तो इसको देखते जाते हैं बारी बारी। रीडिंग, रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब रीडिंग का आप तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे जो मैं आपको बातें समझाऊंगी। जब आपको कोई चीज पढ़ने के लिए दी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो होता है ना, पहला जो आपका सेंस एक्टिवेट होता है वो होता है, आप तो सबसे पहले तो है ना परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ओए होए क्या पढ़ने के लिए आ गया। आप कहते हैं आप ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हैं? सुन लो, समझ लो, एक बंदा जो है ना आपको पढ़ के बस समझा दे, आप कहते हैं बस यार ये ठीक है। जब आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप वैसे ही जो है ना मुसीबत में आ जाते हैं। मगर क्या करें भाई, अब आपको ये मुसीबत तो उठानी ही पड़ेगी, ये मुश्किल तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि पढ़े बगैर तो जो है वो गुजारा नहीं है। अच्छा, अब जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते क्या, किस तरह पढ़ते हैं, या नॉर्मली किस तरह होता है कि पहले आप जो है वो जब आपको बचपन से पढ़ाया, मतलब जब आपको सिखाया जा रहा था, तो आप लोग क्या, आपको क्या बताया गया था पहले? ग्रामेटिकल, पहले आपको सिंटैक्टिक कि किस तरह से एक जुमला बनता है, जुमला जुमला एक सेंटेंस किस तरह होता है, एक पैराग्राफ किस तरह होता है। ठीक है, आप पहले उसको देखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं, एंड देन उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी जुमले का क्या मतलब है, किसी वर्ड का क्या मतलब है। जैसे आपने कोई पढ़ने के लिए कोई चीज दी, अक्सर आपको उसका सिंटेक्स तो समझ आ जाता है, बट उसकी सिमेंटिक्स पढ़ने के लिए आप गूगल करते हैं, आप उस डिक्शनरीज देखते हैं और फिर आपको ये बात समझ आती है।
तो जब तक आप सिमेंटिक्स नहीं समझते तब तक आपको बात समझ नहीं आती। पीएफ में भी हमने पढ़ा था ना, एक चीज होती है सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक्स, ठीक है। देन अब होता क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप कर रहे होते हैं जी सेकेंड्स, हाँ जी, अब ये सेकेंड्स क्या होते हैं, आप पढ़ते हुए ना, आप आंख को ना जर्क्स आ रहे होते हैं, आपके आपके आंख, आप पढ़ते हुए ना, आप पढ़ रहे होते हैं ना, आपको लगता है जैसे आंख में ना आपको छोटे छोटे ना जर्क्स फील होंगे। जर्क्स का मतलब है झटके, झटके का मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें ऊपर नीचे झटके मारी होंगी, नहीं, मतलब छोटे छोटे बाउंस, छोटे छोटे जर्क्स आपको जो है ना वो फील होते हैं ड्यूरिंग रीडिंग। ये जो बिल्कुल माइन्यूट किस्म के छोटे छोटे जर्क्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं सेकेड्स, ठीक है। इस इन जर्क्स को आप कहते हैं, पढ़ते हुए जो आंख के जर्क्स लगते हैं ना, उसको कहते हैं हम सेकेड्स, ठीक है। अब रीडिंग के दौरान एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है, आपने भी नोट किया होगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप आप आगे पढ़ते हैं, फिर नहीं समझ आती है, फिर पीछे आते हैं, आगे पीछे जुमले जो है ना, एक आगे पीछे करके आप पढ़ रहे होते हैं जुमलों को, ऐसे ही होता है ना। इसको हम कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आपका टेक्स्ट बहुत मुश्किल लिखा हुआ है ना, आपको बातें नहीं समझ आ रही हैं, तो आपका ज्यादा रिग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप आगे करेंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे करेंगे फिर पीछे आएंगे। वो क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स है वो टेक्स्ट। If the text is complex, your regression would be more, and if the text is not so much complex and easy to understand, you have less regressions. तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ आइए आपको, सेकेंड्स एंड रिग्रेशन की बात समझ आइए कि रिग्रेशन क्या है, क्लियर, ओके। और एक एडल्ट जो है वो 250 वर्ड्स जो है ना एक मिनट में रीड करता है, ये एक आम अंदाजे के मुताबिक ये चीज है। और हम जो है ना करेक्टर बाय करेक्टर एंड वर्ड बाय वर्ड जो है ना वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो रीडिंग का एक इंप्रेशन है। देन एक रीडिंग की स्पीड होती है जिसको हम कहते हैं लेजिबिलिटी, ठीक है। लेजिबिलिटी का मतलब है कि हाउ फास्ट आप जो है ना एक टेक्स्ट को जो है ना वो रीड करके उसको समझ सकते हैं। जैसे आप लोग अक्सर देखा होगा कि नॉर्मली जो आपकी बुक्स के जो फॉन्ट्स लिखे हुए होते हैं वो 9 to 12 पॉइंट्स के अंदर लिखे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये ज्यादा लेजिबल होता है, आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और लाइंस की भी जो लेंथ है वो क्या होती है, वो ज्यादातर 2.3 और 5.2 इंचेस के दरमियान होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च कहती है कि ये 2.3 और 5.2 इंचेस के दरमियान की जो लाइन लेंथ है वो क्या है, ज्यादा लेजिबल है, ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा इजी टू रीड है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है अपने इंटरफेस डिजाइनिंग के दौरान। एंड देन रीडिंग में एक और कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पास के, बाज लोग कहते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन से बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते, हम प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। ऐसे सुना होगा ना आप लोगों ने, यार कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं बुक पढ़ी जाती, या कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं जो है ना कोई रीडिंग आर्टिकल पढ़ा जाता, आप लोग प्रिंट लेके ज्यादा पसंद करते हैं उसको पढ़ना। ये एक एविडेंट है, ये बात एविडेंट है, इसमें आपका कसूर नहीं है ना। चक्कर आते हैं उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन आप लोग नहीं इतने कंफर्टेबल होते उसको पढ़ने में। और उसकी वजह क्या है कि उसमें जाहिर है स्क्रीन भी बड़ी है, लाइन की लेंथ भी फिर ज्यादा हो जाती हैं, फिर जो स्क्रीन की अपनी लाइट और ये वो सारी चीजें हैं वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। मगर मसला ये है कि बीइंग अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, व्हाट कैन आई से, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इस कंप्यूटर स्क्रीन से आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये कंप्यूटर स्क्रीन तो आपको देखनी ही देखनी है, आपको कोडिंग भी करनी है, असाइनमेंट्स भी बनानी है, और सारा कुछ इसी पे करना है। प्लस ये कि आपको एक और चीज का ख्याल रखना होता है कि जब आप अपने यूजर इंटरफेस बनाएं तो कलर कंट्रास्ट का बहुत ख्याल रखें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कलर कंट्रास्ट बिल्कुल जो है ना आंख को समझ नहीं आते, या आंख उसको जो है ना सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाती, दिमाग उसको सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड के ऊपर येलो लिखा हो, ओ माय गॉड, या येलो के ऊपर रेड लिखा हो, या आपने जो है ना वो ग्रीन के ऊपर जो है ना वो आपने लाइट येलो से लिखा हो, तो आप देखें आपकी कलर कंट्रास्ट किस कदर वीक है। ब्लैक के ऊपर आपने ब्राउन से लिखा हो, नजर ही नहीं आना। ब्लैक के ऊपर लाइट ग्रे से लिखा हुआ हो, नजर ही नहीं आना, ठीक है। आंख अलग डिस्टर्ब हो रही होगी, तो आंख को चुभते हैं। अभी अभी ये जो स्लाइड है ये आपको आंख के लिए, इज इट कंट्रास्ट वाइज, इज इट फाइन? बिकॉज ये प्लेन व्हाइट है पीछे और उसके ऊपर ब्लैक है, जैसे आपकी बुक्स के अंदर होता है, तो आपको नजर आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो इन चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना होता है ड्यूरिंग योर यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, ठीक है। ओके, हियरिंग। हियरिंग का एक और कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने हमें एक और जो है ना बड़ा जबरदस्त सेंस दिया हुआ है, दैट इज हियरिंग। क्या हम सुन सकते हैं? इंसानी कान आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है।
ना 15 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर, वो तो कान का पर्दा ही फट जाना, तो सुनना क्या है आपने। और 20 हर्ट्ज़ से नीचे भी कोई कहते हैं ना बहुत हल्का भी कोई बोल रहा हो तो आपको समझ ही नहीं आता, तो यार तू बोल क्या रहा है? तो इसी तरह से ये इंसानी जो है ना कान की एक रेंज है, एक ऑडियो की रेंज है जिसके अंदर-अंदर आप जो है ना वो सुन सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे शोर-शराबे में भी जो है ना, वो आप अपने अगर फ्रेंड की बात सुननी हो तो आप सुन सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमेना, कि अक्सर होता है ना शोर-शराबा मचा हो, कोई घर में कोई दावत हो रही हो या किसी शादी में आप हो और आपको अपनी फ्रेंड की बात सुननी है, तो यू आर एबल टू हियर दैट। व्हाई? क्योंकि आपके पीछे जो जितना मर्ज़ी शोर हो, आपके अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक ऐसी सलाहियत रखी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ना सुन सकते हैं पूरे फ़ोकस होके उस बंदे की बात जिसकी आप हाँ, फ़ोकस होके। तो दिस इज़ कॉकटेल पार्टी फिनोमेना, इसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कॉकटेल पार्टी फिनोमेना, ठीक है? ओके, एक और हमारे पास जो सेंस है दैट इज़ टच, ठीक हो गया। इसमें क्या है कि अक्सर जो हाँ, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो बेचारे देख नहीं सकते, वो आपको पता है हाथ लगा के चीज़ को जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे जो लोग देख नहीं सकते उनकी पढ़ाई के हिसाब से आपने देखा है स्पेशली डिज़ाइन जो उनकी बुक्स होती हैं, उसमें वो उभरे हुए अल्फाज होते हैं। वो टच करके जो है ना उसको फ़ील करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह कुरान पाक भी इस तरह के बहुत से डिज़ाइन हुए हैं जो कि बेचारे देख नहीं सकते उनके लिए कि वो हाथ लगा के हरूफ को जो है ना वो टच करके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या जो है ना ये चीज़ लिखी हुई है। उभरे हुए हरूफ होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो छू के भी किसी चीज़ को जो है वो अपनी परसेप्शन जो है वो बिल्ड करते हैं। और इसमें क्या है आपके मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं इस स्टिमुलाई में, जो स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, दैट इज़ थर्मोसेप्टर्स, जो कि हीट एंड कोल्ड को जो है आप मतलब छू के अंदाज़ा लगाते हैं। ये थर्मोसेप्टर्स आपको बताते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है। देन नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन, अगर आपको पेन कहीं किसी चीज़ से पेन हुई है तो वो आपके ये वाले रिसेप्टर्स उसको फ़ौरन जो है ना वो रिपोर्ट करते हैं। एंड जो मैकानो रिसेप्टर्स हैं दे आर फॉर प्रेशर, अल्लाह ताला ने देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है ना रिसेप्टर्स आपके अंदर जो है ना वो बिल्ड किए हुए हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ थिंकिंग। चौथा आपका कि आप सोच सकते हैं। थिंकिंग का जो प्रोसेस है ना उसका ताल्लुक है 2 चीज़ों के साथ है। एक है रीज़निंग और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है? अब या आप रीज़न करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब रीज़न करने के लिए भी ना आपके पास होते हैं जनाब 2 किस्म की टाइप्स। एक होती है आपकी इंडक्टिव रीज़निंग और एक होती है आपकी डिडक्टिव रीज़निंग, ठीक है? इसकी बड़े मज़े की एग्ज़ाम्पल्स हैं आगे, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ इंडक्टिव रीज़निंग एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव रीज़निंग, ठीक है? तो जी इसको देखते हैं। सबसे पहले रीज़निंग क्या होता है? रीज़निंग होता है कि जब आप किसी कह लें कि किसी भी डोमेन के बारे में या कोई नई इन्फॉर्मेशन जब आपने कंक्लूड करनी हो ना एग्जिस्टिंग की बेस पे, तो आप क्या कहते हैं, आप रीजनिंग कर रहे हैं। यूज द नॉलेज वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन और इन्फर समथिंग न्यू अबाउट द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या करते हैं कि आप ना मतलब जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज हो ना मौजूद। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसको हम नॉर्मली कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग भी कहते हैं। नॉर्मली इसको कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग भी कहते हैं और ये बॉटम अप अप्रोच होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप मुख्तलिफ बॉटम के सिनेरियोज को आपके सामने आते हैं तो आप उससे ना जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है और भी एग्जाम्पल्स आएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बॉटम अप का क्या मतलब है कि आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो एल्डर सिस्टर है वो टाइडी है, आपकी फ्रेंड की एल्डर सिस्टर जो है वो भी टाइडी है, आपकी अम्मी की जो एल्डर सिस्टर है वो भी बड़ी टाइडी है। तो इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आप क्या करेंगे, आप ये जनरलाइज कर लेंगे कि जितनी भी एल्डर सिस्टर्स होती हैं ना वो सारी टाइडी होती हैं। ये बात समझ आई आपको? बॉटम अप, कि किसी की अगर छोटी बहन जो है, अगर लेट्स सपोज कहते हैं कि मैं कहती हूँ मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है, आप कहेंगे हाँ मैडम मेरी छोटी बहन भी बहुत शरारती है। एक और बच्ची कहेगी हाँ मैडम मेरी छोटी बहन भी बहुत शरारती है। तो हम क्या कर देंगे, हम एक जनरलाइज बना देंगे कि हाँ जी जितनी छोटी बहनें हैं ना वो सारी शरारती होती हैं। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है कि हमने बॉटम अप किया है, नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं कि जी हमें लगा कि ये एविडेंसेस हमारे सामने है। तो हमने जनरलाइज कर लिया कि जो बड़ी बड़ी बहनें हैं वो क्या होती हैं, टाइडी होती हैं। अब अगर मैं कहूँ मेरी बड़ी बहन बहुत समझदार है, आप भी कहेंगे हाँ जी मेरी बड़ी बहन भी बहुत समझदार है। चलो जी सारे कह रहे हैं बड़ी बहन बहुत समझदार है, हम क्या कह देंगे, लगता है कि जितनी बड़ी बहनें होती हैं ना वो सारी बड़ी समझदार होती हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये इंडक्टिव रीजनिंग यूज की है
कि हमने बॉटम अप अप्रोच यूज करते हुए एविडेंसेस की बेस पे या फैक्ट्स की बेस पे जो डाउन साइड पे थे या बॉटम साइड पे थे, उनसे हमने एक जनरलाइज फिनोमेना क्रिएट कर दिया कि जी बड़ी बहनें सारी क्या होती हैं, समझदार होती हैं। दूसरी रीजनिंग है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग, ये उसके डिफरेंट डायरेक्शन में आती है, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। ठीक है, इसमें टॉप डाउन में हम आते हैं, टॉप से लेकर डाउन की तरफ आते हैं। जैसे कंसीडर करें एग्जांपल कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। हमारे पास एक कंसीडर हमने की एक स्टेटमेंट कि सारे फल जो हैं वो सॉरी सारे सेब जो हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं। अब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो दरख्तों पे उगते हैं। तो आपने क्या डिड्यूस किया कि जो एप्पल्स हैं वो दरख्तों पे उगते होंगे। इसकी एक और एग्जांपल है, ये जो आपका लॉ ऑफ ये ट्रांजिशन कहते हैं इसको, पता नहीं ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो आप क्या कहते हैं कि ए मस्ट इक्वल टू सी। ये डिडक्टिव रीजनिंग कहती है कि आप इस तरह से जो है ना वो टॉप डाउन अपनी एक डिडक्शन जो है ना वो डिड्यूस करके आप कुछ स्टेटमेंट्स जो है ना वो डिवाइस करते हैं। आगे और भी एग्जांपल्स आती हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल्स। Michelle, Krishna, and Karen are all thins. They are dancers too. तो हमने क्या एक अपनी जनरलाइज सी एक रीजनिंग बना ली कि ऑल डांसर्स आर थिन। ठीक है, इसी तरह से अगली क्या है, मिस मयोमी, मिसिस मार्केट एंड मिस्टर मैबिनी आर टीचर्स। दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट थी दे आर ऑल नाइस। तो हमने जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू जनरलाइज क्या कर लिया कि सारे टीचर्स आर नाइस, ऑल टीचर्स आर नाइस। फिर क्या हुआ, पैरट्स, ईगल्स एंड डोव्स आर बर्ड्स, दे ऑल कैन फ्लाई। इंडक्टिव रीजनिंग से हमने क्या जनरलाइज कर लिया कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। हाँ, अब आते हैं हम डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। दूसरा कॉलम जो है, ऑल डांसर्स आर थिन, कैरन इज अ डांसर, therefore Karen is thin। ये वही बात हो गई, A is equal to B is equal A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C। तो डिडक्टिव रीजनिंग वाला ये देखें रूल यहाँ भी लग गया कि ऑल डांसर्स आर थिन, कैरन इज अ डांसर, सो कैरन इज थिन। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऑल टीचर्स आर नाइस, मिस मयोमी इज अ टीचर, देयरफॉर मिस मयोमी इज नाइस। इसी तरह ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पैरट इज अ बर्ड, देयरफॉर पैरट कैन फ्लाई। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने आखिरी पार्ट की तरफ, अपने लेक्चर का आखिरी पार्ट, दैट इज ह्यूमन मेमोरी, इंसानी यादाश्त, इंसान की यादाश्त कैसे काम करती है। ठीक है, अब मेमोरी क्या है, मेमोरी इज द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, नंबर वन, encode it, store it and retrieve it for a later time। क्या मतलब है इसका, इंसान की मेमोरी क्या होती है कि ये एक ऐसी सलाहियत होती है कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं जब भी हमें टाइम का जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इनकोडिंग का क्या मतलब है, इनकोडिंग का मतलब है स्टेज वन इनकोडिंग, स्टेज टू स्टोरेज एंड स्टेज थ्री रिट्रीवल। इनकोडिंग का क्या मतलब है, इनकोडिंग का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन अपनी सराउंडिंग से पिक की, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उस इंफॉर्मेशन को ये जो प्रोसेसिंग और इसको ये जो आपने इनपुट ली, इसको हम एक और चीज भी कहते हैं, हम इसको रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं कि इनकोड किया या रजिस्टर किया। इसका क्या मतलब है कि आपने रिसीव की और प्रोसेस की है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब आता है जब इनकोड कर लेते हैं दूसरी स्टेज पे, अब उस इनकोडेड इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, अपने दिमाग में उसको क्या करते हैं, आप राइट करते हैं, किसी फॉर्म में आप स्टोर करते हैं। ये दूसरी स्टेज होगी। एंड थर्ड वन इज व्हाट, कॉलिंग बैक, रिकॉल करना, उसको रिट्रीव करना। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप रिकॉल करते हैं, आपको अक्सर क्यूज की बेस पे, कि आप कहीं से गुजरे, आपको कहीं किसी जैसा कोई इंसान नजर आ गया तो फौरन आपको कोई याद आना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग इतना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करता है। या कोई फ्रेग्रेंस किसी खास मौके के साथ एसोसिएटेड होती है, आप अगर वो फ्रेग्रेंस दोबारा सुने तो आपको वो वाला पुराना टाइम याद आना शुरू हो जाता है। ऐसे होता है,
मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं फ्रेग्रेंस की बेस पे बहुत जल्दी क्विकली रिकॉल करती हूँ चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आईसीएस के टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे मैंने अगर कोई स्पेशल कलोन लगाती होती थी ना, तो अगर मैं वो कलोन अब दोबारा मैं स्मेल करूं तो मुझे फौरन अपना कॉलेज वाला टाइम याद आना शुरू हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे साथ जो है ना रिट्रीवल्स होते हैं। आप लोगों के साथ भी होते हैं इस तरह से? परफ्यूम की बेस पे, कलोन की बेस पे, क्यूज की बेस पे आपको इवेंट्स याद आना शुरू हो जाते हैं। ये हम सब के साथ होता है। चलें जी, मेमोरी टाइप्स अब हमारे पास है जनाब। 3 किस्म की मेमोरीज होती हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसरी मेमोरी। ये तीनों मेमोरीज का जो ताल्लुक है ना, वो तीनों मेमोरीज का ताल्लुक है कि कितनी देर तक इंफॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर रहती है। सबसे छोटी ड्यूरेशन के लिए जो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है ना, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आपकी ना मेमोरी के अंदर कोई चीज जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, तो वो जो थोड़ी देर के लिए, वो जरा सी देर के लिए आपके दिमाग में जो एक जरा सी याद बनेगी ना, वो क्या होती है? आपकी सेंसरी मेमोरी। या आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी लाइट बल्ब को देखा, उसके बाद अपनी आंखें बंद करें, उसका जो इंप्रेशन बनेगा ना आपके दिमाग में, वो जो बिल्कुल जरा सी देर के लिए होगा, वो होता है आपका सेंसरी मेमोरी में। बिल्कुल बिल्कुल जरा सी देर के लिए। इसकी कितनी को कैपेसिटी होती है? लेस देन अ फ्यू सेकंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट मेमोरी भी इसको कहते हैं, सेंसरी मेमोरी को। ठीक हो गया। इसी तरह से आपकी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जरा उससे थोड़ी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होती है सेंसरी मेमोरी से। ठीक है, और ये बड़ी रीसेंट मेमोरी होती है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह क्या खाया था, या आपने कल क्या खाया था, चलें थोड़ी देर के लिए आपके उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगा आपके, मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके स्टोर नहीं होगा। या आपने गाड़ी सुबह कहाँ पार्क की थी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसको रिहर्सल करते रहे तो क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा भी सकती है। या अब ऐसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म मेमोरी का मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप कोई बंदा आपको नंबर लिखवाता है ना, फोन नंबर के, जैसे फॉर एग्जांपल मारिया के अब्बू मारिया को फोन करे, मारिया जल्दी से एक नंबर नोट करो। हाँ जी, 5521 313। चलो जी, मारिया ने करती रहेंगी जब तक लिख ना ले। 5521 213, 5121 213, 5121 213, कि मुझे भूल ना जाए। बीच में अगर मारिया की अम्मी मारिया को इंटरप्ट कर देंगी ना, तो मारिया कहेगी ओह गॉड नंबर क्या था? फौरन जो है ना वो दिमाग से नंबर जो है ना वो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। तो ये जो एग्जांपल ये किसकी है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की एग्जांपल है। ठीक है, कि इंटरप्ट कर देना तो वो चीज दिमाग से निकल जाती है, बट अगर रिहर्सल कर दें तो कहीं आप स्किप हो जाता है, बिल्कुल स्किप हो जाता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जहाँ पे काफी अरसे तक यादें जो है ना वो महफूज रहती हैं, काफी अरसे तक। जैसे आपने ये जो स्कूल के अंदर जो लर्न किया, जो ABC और ये वो सब चीजें जो आपकी फिक्स हो चुकी हैं दिमाग में, जो नॉलेज आप ले चुके हैं, जो आप स्किल सीख चुके हैं, वो स्किल जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है। परमानेंट स्टोर हुई हुई हैं आपके दिमाग में वो चीजें। ठीक है, अभी मैं आपको अगर कहूँ ना कि ए फॉर एप्पल लिख लो, तो आप भूले हुए नहीं होंगे, आप एप्पल लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो ABC है वो आपकी मेमोरी में स्टोर है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है। आप ये देखें, ये इस वाली डायग्राम से भी आपको ज्यादा समझ आएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे सेंसरी मेमोरी का क्या हुआ? बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होती है ये चीज। इंफॉर्मेशन आई, अगर आपने इसके ऊपर अटेंशन दी तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा भी सकती है। ठीक है, मेन मकसद क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पिक करते हैं अपनी सराउंडिंग से, जिन इंफॉर्मेशन पे आप तवज्जो देते हैं वो आपकी हर एक लेवल पे जाके ना आगे स्टोर होती जाती है। जिन पे आप तवज्जो नहीं देंगे वो उधर ही खत्म हो जाएगी, उधर ही फना फिल्ला हो जाएगी। आपने टेंशन दी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल किया, ठीक है, और क्या हुआ? फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चली जाएगी इनकोड होके, और वहां से आप रिट्रीव भी कर सकते हैं इसको।